हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरान समटाइम हातिम ताई बनने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहां एक जो गरीब है वो अपनी सब्सिडी खुद दे रहा है। अगर आप किसी का पेट काट के और आप पैसे कलेक्ट करते हैं और उसका एक पोर्शन अपने पास रख लेते हैं और कुछ पोर्शन वापस कर देते हैं, उसको सब्सिडी नहीं कहते। कि इस वक्त जो अवाम है वो अपनी सब्सिडी खुद ही दे रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है डायरेक्ट टैक्सेशन हम नहीं कर पाए। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम एक आर्टिकल के इर्द गिर्द घूमता है जिसके आथर हैं डॉक्टर फरीदा मलिक साहब, और वो आज हमारे इस प्रोग्राम में गेस्ट भी हैं। आप अक्सर उनको देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू। जिस इनके आर्टिकल को आज हम ज़ेर बहस ला रहे हैं उसका टाइटल है रूल ऑफ हातिम ताई। अच्छा, हातिम ताई का जो करैक्टर है या जो फिगर है वो हमारी हिस्ट्री में और हम बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं कि हातिम ताई कौन है जी। आप किसी बच्चे से पूछें कि वो जो अपना माल लोगों में बांटता था, जिसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक थे। हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरान समटाइम हातिम ताई बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किस तरह करते हैं कि वो हमारा माल हमसे लेकर उसमें से खुद रख लेते हैं और कुछ जो वापस लौटाते हैं उसको वो सब्सिडी का नाम देते हैं। आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहां एक जो गरीब है वो अपनी सब्सिडी खुद दे रहा है, यानी कि कोई हुकूमत नहीं दे रही उनको, या कोई अशराफिया अपने पल्ले से कुछ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी उसको सब्सिडी का नाम दिया जाता है और अवाम पे एक एहसान किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो हम वर्ल्ड आजकल बहुत ही चल रहा है सब्सिडी हुकूमत ये जो सब्सिडी दे रही है कि उसमें जैसे यूँ लगता है कि वो उन्होंने अपनी जेब से मुफ्त पेट्रोल दे दिया, मुफ्त ट्रांसपोर्ट, सारे रिलीफ जो है ना वो हुकूमत ने या हुकूमती लोगों ने अपने पल्ले से दी है। तो ये इसकी हकीकत क्या है इस सब्सिडी की? देखें जी, सब्सिडी की जो बेसिक डेफिनेशन ये है कि आपके पास जो पोर्शन है, जो हिस्सा है, उसको कट करके आप अपना पेट काट के और अगले को दें, वो सब्सिडी क्वालिफाई होता है। अगर आप किसी का पेट काट के और आप पैसे कलेक्ट करते हैं और उसका एक पोर्शन अपने पास रख लेते हैं और कुछ पोर्शन वापस कर देते हैं, उसको सब्सिडी नहीं कहते, उसको लूट मार कहते हैं। पॉइंट ये है, ये बेसिकली जब से पाकिस्तान बना है डायरेक्ट टैक्सेशन हम नहीं कर पाए। लेस देन 1% लोग डायरेक्ट टैक्स नेट में है इवन आज टिल टुडे। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो आपने सब्सिडी की डेफिनेशन दी है, तो ये आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो अवाम है वो अपनी सब्सिडी खुद ही दे रहे हैं। बिल्कुल, और दूसरों को भी सब्सिडाइज कर रही है। उल्टा है, यानी अवाम पे जो कट मार रहे हैं, अवाम को जो वो कट मार के पैसे ले रहे हैं, उससे आप खुद भी सब्सिडाइज हो रहे हैं और एक स्मॉल पोर्शन व्हाट यू हैव रिसीव्ड वो आप उनको वापस कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं सब्सिडी। वो सब्सिडी नहीं है, वो एक रिटर्न ऑफ द एडिशनल अमाउंट है, नॉट टोटल, एक पोर्शन ऑफ दैट अमाउंट जो आपने उनसे लिया है। तो दिस इज नॉट अ सब्सिडी। ये बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन ही गलत है। सब्सिडी तो ये है, जिस तरह मैंने एक और आर्टिकल में भी लिखा है कि अगर 50 बिलियन रुपए रोज़ाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खर्चती है, वो कहे जी हम 50 बिलियन नहीं खर्चेंगे, हम 25 बिलियन करें, 25 बिलियन में आपको वापस कर रहे हैं, दैट इज अ सब्सिडी। उसको वो पेट्रोल, जिस तरह यूके ने किया है, यूके में उन्होंने कहा है कि जी बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, अब हुकूमत अपने खर्चे कर्टेल करेगी और आपको सस्ती बिजली और सस्ता पेट्रोल देगी। इधर इन्होंने भी कहा है कि जी हमने 100 बिलियन रुपीस जो है ना पीएसडीपी से कट किया है और वो सब्सिडी दे रहे हैं। पीएसडीपी तो डेवलपमेंट फंड है जी, वो तो लोगों के लिए होता है। यू हैव टू, आप वो कट करें ना अपना पेट्रोल बिल का। मैंने तो सजेशन दिया था आप गवर्नमेंट को बंद करें। नॉन प्रोडक्टिव एक आपका स्टेट अपरेटस है जो काम नहीं कर रहा, आप वन विंडो ऑपरेशंस करें, जैसे एलडीए का है। लोग जाके सारे दफ्तर बंद करें, उनकी बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, गाड़ियाँ बंद करें। एक हर दफ्तर में एक बंदा बिठाएं जो आपकी एप्लीकेशन ले, लोग घर से काम करें, वो काम करके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वन विंडो ऑपरेशन डिलीवर हो जाए। एलडीए कर रहा है वन विंडो ऑपरेशन, बड़े अच्छे से कर रहा है। देखें ना, जो लोग वन विंडो के पीछे काम करते हैं वो घर से करें काम। पॉइंट ये है कि यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट को बिल्कुल वॉच नहीं किया जाता, पब्लिक को एक्सप्लॉइट किया जाता है
इन द नेम ऑफ सब्सिडी, इन द नेम ऑफ क्राइसिस, वो हर किस्म का वो नाम, उसको डिफरेंट नाम दे के असल चीज़ ये है कि आप उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हीं से उनको चूसते हैं और सब मिल जाते हैं इसमें। इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो जाती है और इसमें आपके जो सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। मकसद ये होता है सर्व नहीं करना, मकसद है एक्सप्लॉइट करना, उस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना और अपने इनपुट उसमें लेना। देखो ना, आपका दिस शोज फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। आप डायरेक्ट टैक्सेशन आप करें, आप क्यों नहीं 1% से आगे जा रहे? वाई हैज FBR रिपीटेडली फेल्ड टू फॉर द रेवेन्यू जनरेशन? बिकॉज वो करप्ट 3 डिपार्टमेंट है। सी, यहाँ पैसे देने के लिए गवर्नमेंट को आपको रिश्वत देनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट जब पैसे लेगी तो कुछ डेफिनेटली रिश्वत लेगी पैसे। देखे ना, आपका स्टेट, हम कब तक अपने आप को धोखा देंगे? हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ये कोलैप्स कर गया है, ये नहीं चल रहा, इट्स नॉन फंक्शनल। खाम खा लोगों को तंग करने के लिए अगर आपने हुकूमत को टच कर दिया, आपकी मुसीबतें शुरू हो जाएंगी उस दिन से। इसीलिए हमारा इनफॉर्मल सेक्टर जो है, शुक्र है वो चल रहा है, उसी से लोगों की रोजगार है, उसी से मुल्क चल रहा है, इसलिए मुल्क नहीं रुक रहा। अब इनको फिक्र ये होती है कि ये क्यों चल रहे हैं, देखो ना, उनको फिक्र ये है कि ये क्यों चल रहे हैं। चलता चीज है उसको अगर रोकेंगे तो शायद हमें भी कुछ मिल जाए। अगर ये चलता रहेगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखो ना, वो रोनाल्ड रेगन कहते थे नो गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। तो उनका ये थ्योरी थी बकायदा कि नो गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। तो अमेरिका में कोई इस तरह का चक्कर ही कोई नहीं है सब्सिडी का लेना या देने का। वो कहते हैं जी आप, हम कुछ नहीं कहते, अब अपना काम करें, कमाएं, हमें टैक्स दे दें, बस दिस व्हाट वी वांट। अच्छा, ये जो आजकल सब्सिडी का चक्कर चला हुआ है, जो कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं दे रही बल्कि गरीब ही दे रहा है, और वो उसमें हुकूमत को ज़्यादा पोर्शन चला जाता है, तो पास ऑन जो है ना वो कम होता है। देखो पूरे फिर सिस्टम है, कलेक्ट करना, वापस करना, उसकी भी कॉस्ट है। देखो ना, और दिस इज ऑल एड्स अप, दिस इज द एक्सेस इन फ्यूटिलिटी। हाँ बिल्कुल, आप पहले कलेक्ट करेंगे उससे, फिर आप उसको वापस करेंगे, उसकी भी कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें लीकेजेस है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सारा कुछ चला हुआ चक्कर जंग की वजह से, ठीक है, हमारे पड़ोस में जंग हो रही है, लेकिन जहाँ जंग हो रही है उधर वो वेस्टर्न मीडिया गया हुआ है, CNN के नुमाइंदे वो दिखा रहे हैं कि जी ईरान में लाइफ एज यूजुअल है, सप्लाई एंड उसका कोई वो नहीं है, कोई पैनिक बाइंग नहीं है, सब चीज़ें सप्लाई मिल रही है, फ्रेश ग्रॉसरी मिल रही है और पेट्रोल की सप्लाई है, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो सब कुछ वो चल रहा है। तो ये जंग के दौरान उन्होंने इतना डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, तो पाकिस्तान भी उनसे तो कुछ सीख सकता है। देखिए जी, वो मुल्क है लोगों के लिए, मैं तो खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं 81 में बाई रोड आ रहा था यूरोप से, तो ईरान के थ्रू उस ज़माने में जंग हो रही थी, इराक वॉर हो रही थी, पेट्रोल के कूपन पे मिलता था आपको। तो वो शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम, बल्कि अंधेरा हो चुका था, तो मुझे पेट्रोल चाहिए था, मैंने बॉर्डर तक पहुंचना था ताफ्तान। तो वहाँ उस ज़माने में क्योंकि रेवोल्यूशन नई हुई थी, 81 की बात है, तो वो गार्ड्स खड़े हुए थे वहाँ, वो जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड, मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा मेहमान खारजी पेट्रोल। वो मुझे उसके घर ले गए, जो कूपन बना था, तो उसने मुझे कूपन दिए, मैंने जाके पेट्रोल लिया, गाड़ी भरी और ताफ्तान बॉर्डर पहुँच गया। देखा ना, पॉइंट ये कि वो सारा उन्होंने निज़ाम जो ईरान में क्यों लोग सारे खड़े हुए हैं, बिकॉज वो मुल्क उन लोगों के लिए है, उन लोगों को पढ़ाने लिखाने के, उनका लिटरेसी रेट 94% है, उनकी ख़वातीन का लिटरेसी 99% है। वो जो मुल्क है वो मुल्क के लोगों के लिए चलता है। हमारा जो मुल्क है वो चंद लोगों के लिए, शराफिया के लिए चलता है। देखो दिस इज़ द डिफरेंस, बहुत बड़ा फ़र्क है ये। अच्छा, एक अभी आजकल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारा जो डेट है एक्सटर्नल वो $140 बिलियन तक पहुंच गया है। हम पहले कुछ सालों पहले तक ये हम 100 बिलियन सुनते रहते थे, तो इतनी ख़तरनाक हद तक हम पहुंच गए हैं। क्योंकि जी हम आई थिंक दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां किक बैक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। आप कर्जा लेते हैं और फिर आप प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, उसमें से मकसद किक बैक होता है। सही, फैंसी तो बड़े, नज़र तो बड़े आते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है जी लगाता है खाता है तो लगाता भी है। सही, अब इंडिया में मोटरवेज नहीं है, उनकी इकॉनमी हमसे बहुत बड़ी है ना, एंड दे आर ग्रोइंग। तो हमारे यहाँ ये जो किक बैक प्रोजेक्ट्स है, हमारे जो ज़रूरियात हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उन पे फोकस कम है। स्कूल हमारे वीरान है, अस्पताल हमारे वीरान है, मोटरवेज आप बनाई जा रहे हैं, ठीक है ना। आप मोटरवेज हमारा इलाज तो नहीं करेंगी, बच्चों को तालीम तो नहीं देंगी मोटरवेज, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटेशन है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो भी होना चाहिए, मगर ये इर्तिकाई मंजिलें कौमें तय करती हैं वन बाय वन। ये नहीं है कि आप स्कूल बंद कर दें, अस्पताल बंद कर दें, और न्यूक्लियर बॉम्ब तक तो ठीक था,
कि जी हमने सिक्योरिटी करनी है। अब हमने सिक्योरिटी कर ली, बॉम्ब बन गया, नाउ वी हैव टू कम एंड गो एंड लुक एट ह्यूमन डेवलपमेंट। वो हमारी बिल्कुल सबसे पहले स्कूल बंद करते हैं। देखो ना ये क्या बेतुकी चीज़ है कि आप अगले जनरेशन को भी आप हैंडीकैप कर रहे हैं। फ़लस्तीन में स्कूल बंद नहीं होते, उनका लिटरेसी रेट मुसलमानों से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का है, ठीक। वहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, ये भी नहीं पता होता कि वापस भी आएंगे या नहीं, फिर भी स्कूल जाते हैं, ठीक। तो ये हम लोग ना तालीम को सीरियसली लेते हैं, ना नेशन बिल्डिंग को सीरियसली लेते हैं, लोगों पे फोकस ही नहीं है, ठीक। ये अजीब व गरीब ये है। और फिर जब आप आपकी मिसमैनेजमेंट को कवर करने के लिए, अपनी कलेक्शन को IMF को शो करने के लिए आप लोगों पे टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस डाल देते हैं। पेट्रोल पे टैक्स दें, दूध पे टैक्स दें, खाने पे टैक्स दें। दुनिया में कहीं नहीं होता ये। तो स्टेट्स हैं कई अमेरिका में जहाँ फूड पे कोई टैक्स नहीं है, फूड आइटम्स आर टोटली टैक्स फ्री। कई स्टेट्स हैं जहाँ प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं है ना। हर स्टेट जो है वो अपने हिसाब से टैक्सेशन बनाती जो उसको सूट करती है। हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई सही कोई नहीं। लोगों की हुकूमत देखती है कि उनको क्या चाहिए, उन्होंने किस तरह अपनी मशीनरी चलानी है। अच्छा उसकी आउटपुट क्या है, वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि देयर इज नो आउटपुट। अगर आप पैसे ना दें कोई सरकारी दफ्तर में आपका काम नहीं होगा। तो एक तो वो खर्चा भी लें आपसे और फिर काम करने के लिए आप एडिशनल उनको पैसे दें तो आपका काम होता है, नहीं देंगे तो आपका काम खराब कर देंगे। डॉक्टर साहब ये जब हम मोटरवे पे सफ़र करते हैं जी, तो आपके जब आगे 3 किलोमीटर आगे कोई गाड़ी नहीं होती और पीछे 1 किलोमीटर कोई गाड़ी नहीं होती, तो वहाँ से पता चलता है भाई इसकी पता नहीं कितनी फिजिबिलिटी कोई की गई थी, इसकी कितनी नीड थी। बिल्कुल वो कुछ फैंसी प्रोजेक्ट जो आप कहते हैं कि नारा लगाने के लिए जी हमने मोटरवेज का जाल शोकेस प्रोजेक्ट है, हाँ जाल बिछा दिया। लेकिन जब आप दूसरे ममालिक की मोटरवेज पे सफ़र करते हैं तो बम्पर टू बम्पर होती है, तो पता चलता है भी कितनी नीड इसकी। हम तो बिल्कुल ही इसकी जितनी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, लेकिन वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने बना दिया। एक नहीं कई बनाए और बनाते जा रहे हैं। देखिए ना, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। तो अब जो आपने फॉरेन डेट की बात की, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ईरान इराक की जब जंग हुई 80s में, 8 साल जंग रही 81 से 89 तक, उनको एक्सटर्नल डेट होगी $20 बिलियन की, क्योंकि उनको ब्लैक मार्केट से असला लेना पड़ा, क्योंकि बाकी दुनिया तो उनको दे नहीं रही थी। तो वो कोई $20 बिलियन की उनकी डेट हो गई। उन्होंने कहा जी हमने 5 साल में ये डेट को ज़ीरो करना है। कोई ऑफिशियल जो था उनका वो प्राइवेट जहाज़ में ट्रैवल नहीं करता था, वो ईरान एयर के जहाज़ में ट्रैवल करता था। एम्बेसी की गाड़ी उनको रिसीव करती थी एयरपोर्ट से, एम्बेसी के कमरे में जाके वो ठहरते थे। $1 भी TAD उनको नहीं दिया जाता था। उन्होंने 5 साल में अपनी $20 बिलियन की एक्सटर्नल डेट ज़ीरो कर दी। ठीक है, उनके ऑयल की इनकम भी है, मैं ये मानता हूँ, मगर ये है कि जो आपकी इनकम है उस हिसाब से आप खर्चा करें। हमारी इनकम है नहीं, हम कर्जे ले लेके खाई जाते हैं, खर्चे करी जाते हैं एज इफ देयर इज नो टुमारो। कौन करेगा ये वापस, है ना। जब ये गवर्नमेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ख़त्म हुई जुलाई 77 में, उस वक्त हमारी एक्सटर्नल डेट थी $10 बिलियन। अब $140 बिलियन पे हम पहुंच गए। वेयर इज दैट $130 बिलियन गॉन। वो पूछते थे, मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये सवाल पूछा गया था, मुशर्रफ साहब पूछते ये सवाल को पैसा गया किधर। सी ये अजीब व गरीब, पता नहीं ये एज इफ देयर इज नो टुमारो। डेट से याद आया, आपने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया, अभी UAE की तरफ से हमें वो रकम की वापसी का मुतालबा किया गया है, और वरना वो कि जी हम वो जो प्रॉपर्टी अटैच्ड है वो कर लेंगे जी। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा है जी, वेरी गुड साइन। अटैच नहीं अभी तक, प्रॉपर्टी हो जाएगी इंशाल्लाह, है नहीं अभी तक। वो ये कह रहे हैं कि जी अगर आपने हमारी डेट वापस ना, ये कोई $3.4 बिलियन है और $2 बिलियन आपने इस महीने देनी है और फिर अगले महीने आपने 1.4 बिलियन। वो कह रहे हैं जी अगर आपने पैसे ना दिए तो जो पाकिस्तानी इसकी प्रॉपर्टी है दुबई में उसको हम अटैच कर लेंगे। अभी उन्होंने की नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, मेरा ख्याल की नहीं है, पाकिस्तानियों की है। पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज़ है दुबई में, वो कह रहे हैं हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। हमें चाहिए कोऑपरेट करें उनके साथ। हमारी यहाँ से FBI की टीम जाए, उनके साथ बैठे और उनसे कहे सर जी प्रॉपर्टी की लिस्ट लेके आएँ, उन सबको बुलाएं दुबई में और उनसे कहें जी हमें मनी ट्रेल दें कि ये पैसा आप पाकिस्तान से दुबई किस तरह पहुँचा, इस पैसे पे टैक्स आपने दिया था नहीं दिया था, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस मनी। अगर तो ट्रेल आ जाती है तो वो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो वो अटैच कर दें अगेंस्ट द लोन, उसको सबमिट कर दें, खत्म होगी बात। उससे देखा ना पैसे, दैट मीन मनी हैज़ बीन लॉन्डर्ड and no tax has been paid. It's our wealth which has gone to Dubai for the sale of purchase of that property.
तो ये बड़ा आसान है, ये तो बल्कि कॉपरेट करना चाहिए, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ना ये तो 3.5 बिलियन, ये तो उसको बिल्कुल इट्स अ वेरी गुड और आइडिया। उधर जो डंप किया गया है वो शायद $10 बिलियन से भी ज्यादा। बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा आइडिया, फिर तो 3.5 बिलियन हमारे हम फारिग हो जाएंगे, बल्कि जो बाकी बचे प्रॉपर्टीज वो भी एक्वायर कर लें हम बाकी लोन पे करने के लिए। इससे एक डिटरेंट भी होगा कि लोगों को पता होगा कि जी वो अमेरिका में एक सही कहते हैं यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड, और ये वाकई सही बात है। एक और सही है अमेरिका में कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, वो कहते हैं दे सिटिंग डक्स। सही, एक उड़ती हुई डक का शिकार करना बड़ा मुश्किल होता है, सिटिंग डक का शिकार करना आसान होता है। तो शिकारी जो है बड़ा मचान बैठता है फॉर द डक टू सिट डाउन। तो ये प्रॉपर्टी तो सिटिंग डक्स है, वो चाहे दुबई में हो जहाँ भी हो, दुबई में पैसा हमारा कर्जा भी है, सब कुछ है, उसको एडजस्ट करें। इट्स वेरी गुड आइडिया। अच्छा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे ना कोई बहस नहीं होती हमारे मुल्क में। जी। आपने अपने आर्टिकल में हवाला दिया कि भुट्टो के दौर में ऐसे इश्यूज पे बड़ी पार्लिमानी बहस होती जी थी, बिल्कुल, और उसके नतीजे में एक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर आता था, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी खासकर जो वो है। तो इस कल्चर, ये कल्चर आजकल आप कहाँ देखते हैं कि अब हमारे पास ये ख़त्म कैसे हुआ और क्यों नहीं है, और इसकी रिवाइवल कैसे हो सकती है? देखिए जी, मैंने बारहा लिखा है इसके ऊपर भी, और मैंने बहुत इस पर मैं बिलीव करता हूँ कि जो 70 की इलेक्शन में जो असेंबली बनी थी वो एबलेस्ट असेंबली थी पाकिस्तान की तारीख की। उसके बाद वैसी असेंबली कभी नहीं बनी, क्योंकि वो लोग जेन्युइनली इलेक्टेड लोग थे। सही, हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो तारीख है, उसमें दो बहुत बड़े माइलस्टोन्स थे, एक 70 का इलेक्शन और एक 2024 का फरवरी का इलेक्शन। ये माइलस्टोन इलेक्शन, ये भी जेन्युइन वोटिंग जेन्युइन हुई थी। वो तो बाद में आपने गड़बड़ कर दी। उसमें पता चल जाता है कि लोग अवाम क्या चाहते हैं। दोनों दफ़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ा, और वो जो लोग आए इलेक्ट होके, वो खैर उनको काम करने का मौका मिल गया, और काम करने का मौका भी उन्हें मिला, बिल्कुल। और क्या डिलीवर, और उन्होंने डिलीवरी भी किया, और डायरेक्शन भी था। एटम बम बना, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला बनी, PAC कामरा बनी, सारी डिफेंस प्रोडक्शन दे स्टार्टेड ऑफ विद कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन बना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसको उन्होंने देखा। द पॉइंट इज कि वो दैट वाज द एबलेस्ट असेंबली। अच्छा, उसके बारे में भी नहीं डिबेट होती। मैं ये हैरान होता हूँ, अमेरिका में वो बाकायदा दिखाते हैं, किताबें लिखी गई हैं कि जी किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मेकिंग ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, लोगों को बताया जाता है जी किस तरह लोग इकट्ठे हुए थे फिलाडेल्फिया में 1776 में, इस तरह आइन बना था, ये अप एंड डाउन थे, क्या स्टेट क्या मांग रही थी, किस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। हमारे किसी को बताया ही नहीं जाता। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कोई जुर्म कर दी है, कोई हमने को किसी को छीन लिया है कुछ। देखो ना, पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड। सही, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट उनको बना के दिया, वो मानते नहीं, जो साहिब इक़्तिदार है उसको मानते नहीं। फिर वो चाहते हैं कि जी नुमाइंदे भी हमारे, हम अपनी मर्जी से चुनेंगे, आप नहीं चुनेंगे नुमाइंदे। फाइनल जिसको कहते हैं ना, एक्सेप्टेंस हमारी होगी, सी, फिर हुकूमत बनेगी। तो आप क्या डिलीवर कर सकते हैं? आप डिलीवर कर ही नहीं सकते। इस लिहाज से तो बिल्कुल। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद होता है कि आपके मुल्क के जो जितने इदारे हैं उनकी फाउंडेशन बिल्कुल एक रखना, और रूल ऑफ लॉ हो, एक तरीके से चले, बिल्कुल। तो वो जो अब आपने अपने इस आर्टिकल में जो है ना इदारों के जवाल की बात की है जी, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस कैसे हुआ, और फिर इसकी रिवाइवल भी तो होनी चाहिए ना, तो ये कैसे होगी? देखिए जी, ये पॉइंट ये है कि ये जितनी भी इदारे हमारे आज तक हैं बेसिकली कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये अंग्रेज़ ने हमें सर्व करने के लिए बनाए थे, अंग्रेज़ ने हमें कंट्रोल करने के लिए बनाए थे। हमने कोशिश की इनको चेंज करने की, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए अगस्त 47 में, तो हमने इनको कोशिश की इनको चेंज रिफॉर्म करने की। और उस वक्त जो लोग थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो 85 तक रहे सिस्टम में, वो उनको आज़ादी का एहसास था, वो रियलाइज़ करते थे, आपको रिलीफ मिलती थी इदारों से। अदारों में जो लोग बैठे हुए थे वो आवाम को चोर की निगाह से नहीं देखते थे, वो आवाम को अकोमोडेट करते थे, उनके मसाइल का हल ढूंढते थे। ठीक, उसके बाद जो लोग आए उन्होंने देखा ये तो अनलिमिटेड पावर्स हैं, हम जो मर्जी कर लें जी, ज़मीन हम अलॉट कर सकते हैं, खा पी हम सकते हैं, सी, हर चीज़ हम खरीद सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, तो बिल्कुल ही। अच्छा, फिर भुट्टो साहब का दौर आया, मुल्क टूट गया, भुट्टो साहब का दौर आया, उन्होंने आइन बना दिया, फिर एक आइनी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी आई, और फिर एक अवामी, उसको अवामी हुकूमत कहते थे, वो दौर आया, वो भी आपने जुलाई में ख़त्म कर दिया 77 में। अभी पीछे किताब आई है उनकी, सईद मेहदी साहब की, उन्होंने बड़ा उस दौर के बारे में लिखा है, वो पढ़ने वाली किताब है। तो मेरा मतलब है कि हमारे एक वक्त टर्म यूज़ होती है क्वालिटी मैनेजमेंट में, फॉल्सहुड, मैं उस पर भी आर्टिकल लिख रहा हूँ, यानी धोखाधड़ी, गलत इंफॉर्मेशन देना। सी, और जब सारा सिस्टम ही आपका फॉल्सहुड पे बेस्ड हो,
सी धोखाधड़ी पे बेस्ड हो तो आप सिस्टम चला ही नहीं सकते, आप सही फैसले कर ही नहीं सकते। देखें ना, दिस इज़ व्हाट इज हमारा जो सारा जो सिस्टम है, ये दिस इज हैज़ नेवर बीन डिज़ाइन टू सर्व, इट वॉज डिज़ाइन टू रूल। और वो भी जो रूल था वो भी कहीं ना कहीं जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी में आता था। अब तो वो भी नहीं है, अब तो अकाउंटेबिलिटी ये जो मर्जी करे, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, फिर शुरू में अदालतें जो थी, जो जजेस थे, जिस तरह जस्टिस कियानी थे या जस्टिस समदानी थे, वो रिलीफ भी देते थे लोगों को, अदालतों से रिलीफ मिलती थी। अब वो भी नहीं मिलती है आपको। ठीक, अब बिल्कुल आपने एक वो जो अंग्रेज़ का छोड़ा हुआ एक निज़ाम है विद नो ओवरसाइट, विद नो सिविलियन ओवरसाइट, वो आपने उससे हम इस मुल्क की चला, और ये मुल्क नहीं चल रहा। देखिए आपके सामने, इट्स नॉट वर्किंग। अब आपको आप फंड कलेक्शन आप नहीं करते, लोगों को आप जलील करते हैं, लोगों के मुंह से आप रोटी निवाला छीन के ले जाते हैं। जो बेचारा एक पेट्रोल का लीटर डालता है उससे भी आप उससे पैसे ले रहे हैं आप, फिर कह रहे हैं आपसे लेके फिर हम आपको थोड़े वापस भी कर देंगे। अगर वो उसने सागर सिद्दीकी ने कहा, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई से, उस दौर में सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो पॉइंट ये है कि फ़कीरों की कमाई आप कर रहे हैं बेचारे, और फिर आप कह रहे हैं कि जी हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। इज़ नॉट सब्सिडी, ये तो उनके वो कशकोल में से निकालने वाली है चीज़, देखो ना। अच्छा, आपने कहा ये सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग जी, तो अब हम कैसे संभल सकते हैं कि कोई हमारे पास कोई वक्त बचा है और संभलना कैसे है? देखिए जी, मुझे आखिरी सवाल, ये इंटरेस्टिंग सवाल आपका बड़ा। मुझे सुबह एक सेनेटर का फ़ोन आया और वो मुझसे मीटिंग चाह रहे थे, तो उन्होंने मुझे यही कहा, उन्होंने कहा जी अब वक्त है कि हम कुछ लोग बैठें और हम डिस्कस करें कि हमने सिस्टम को किस तरह फंक्शनल करना है। तो मैंने कहा आप आ जाएं वापस, तो फिर बैठ के करते हैं। इशू ये है कि एज अ नेशन वी हैव टू रिकग्नाइज कि ये सिस्टम नहीं चल रहा सही। आप रेवेन्यू कलेक्शन आपसे नहीं हो रही, सिस्टम आपका फंक्शनल नहीं है, आपकी जो सरकारी मशीन इसकी कोई आउटपुट नहीं है, ये बिल्कुल एक ड्रेन है सी मुल्क पे, कौम पे, और ये टोटली करप्टेड इनएफिशिएंट सिस्टम है। ना कोई डेटा है, ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। आप चली जा रहे हैं, जो आपकी मर्जी आती है आप करते हैं। लोगों को रिलीफ नहीं मिलती, रिलीफ के लिए अदालतों में जाते हैं, अदालतों में रिलीफ नहीं मिलती। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये हम अब तक यहाँ तक पहुँचे किस तरह है। वो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये सिस्टम इनएफिशिएंट है, ये उस हद तक नहीं पहुँच सकता, इसकी उस हद तक पकड़ नहीं है जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को बंद करते। शुक्र है इनफॉर्मल सेक्टर इस मुल्क को चला रहा है। अब जब ये सेक्टर को चलता हुआ देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर को, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये तो चल रहा है, ये तो लोग पैसे भी कमा रहे हैं, लोग रोटी भी खा रहे हैं, शाम को होटल में बैठ के खाने भी खा रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है दौलत, हमें भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये दिस इज़ द थिंकिंग, क्योंकि जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, शुक्र है वो चल रहा है और इस मुल्क को चला रहा है। आपने अगर हुकूमत को टच कर दिया, हुकूमत के बाद चले गए। इससे आपने इंसान से पहले पूछा था इनकम टैक्स के बारे में कि लोग क्यों नहीं इनकम टैक्स देते। लोग तैयार हैं इनकम टैक्स देने के लिए। वो तो कहते हैं लिबर्टी वाले कि जी आप एक असेसमेंट करें कि लिबर्टी का कितना टैक्स होना चाहिए, वो हमसे आके आप ले लें। इंस्पेक्टर को नहीं भेजें आप, सही, क्योंकि इंस्पेक्टर ने अगर एक दफ़ा एक स्टोर का लिख दिया कि जी इस स्टोर ने एक साल में 1 करोड़ रुपये टैक्स दिया था, वो मर जाएगा, वो 1 करोड़ से कम नहीं होगा उसका टैक्स। देखो टैक्स इज़ वेरी फेयर, जो आपने कमाया उस पर आप टैक्स दें। जब करोड़ का हो टैक्स बनता है तो करोड़ दें, जब 50 लाख का बनता है 50 लाख दें। इट शुड बी वेरी फेयर डील। देखो ना, वो नहीं होगा, इसलिए लोग सिस्टम नेट में नहीं आते, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द सिस्टम। जो बेचारा नेट में गया वो मर गया। अब जो ज़्यादातर जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो लोग देते हैं जिनका सोर्स करता है टैक्स, एटसोर्स टैक्स जिनका करता है, पेमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टर है, नौकरी पेशा लोग हैं, उनका सोर्स पे टैक्स करता है, वो बस आप गवर्नमेंट टैक्स आती है। तो ये सारी जो FBR है, इतनी मशीनरी है, व्हाट आर दे डूइंग? इनकी कोई इफादियत नहीं है, कोई टैक्स कलेक्शन नहीं है। पहले इनको कहते थे CBR, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर ये एक टेक्नोक्रेट को लेके आए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनका इंजीनियर इसका नाम FBR होना चाहिए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हुआ वो कुछ नहीं, वो पंजाबी कहते हैं खोती रही बोर्ड थल्ले। सी दिस इज व्हाट हैपेंड। तो हम ये ड्रामेबाजी खत्म होनी चाहिए। वी हैव टू फोकस ऑन नेशन बिल्डिंग। हमने कौम को उठाना है, चंद लोगों को नहीं उठाना। चंद लोग इस मुल्क को नहीं चला सकते। दिस इज द बॉटम लाइन। नाज़रीन, जब हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि पब्लिक है, अवाम है, हम सब हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो एक और बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, क्योंकि मैं अभी अदालत से आ रहा हूँ, सुबह मेरा केस भी था, आज वकीलों की हड़ताल है, मैं वो अदालत से आ रहा हूँ। कोई शख्स जो इक़्तिदार में है या अथॉरिटी में है, वो कोर्स करेक्शन के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा ख़तरनाक एक है, यानी वी आर गोइंग टूवर्ड्स डूम एंड ग्लूम।
यानी हम देख रहे हैं कि सामने गड़ा है और हम उसकी तरफ चले जा रहे हैं, कोई कोर्स बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक ये जो है ये रास्ता हमने जो इख्तियार किया है, ये होना चाहिए। बिल बैठ के कोर्स करेक्शन हमें करनी है अगर इस मुल्क को बचाना है। नाजरीन, इधर हर शख्स बैठा है कि वो अपना एक जैसे मेक शिफ्ट अरेंजमेंट पे बैठा है और उसने मेरा टाइम पास हो जाए, बाकी पीछे वाले भुगत लेंगे। जब तक ये सोच और ये कल्चर हमारे यहाँ से नहीं जाएगा तब तक आने वाले हालात ठीक नहीं होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।